नमस्कार मित्रों, आप सबका एस्ट्रो पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि कैसे नवांश कुंडली से हम विवाह का कर्म देखते हैं। तो जो कर्म बंधन होता है वो कैसे देखा जाता है और कर्म अच्छा है या खराब है, कि विवाह जो है आपके जीवन में एक उत्थान लेके आ रहा है, अच्छा एक वैवाहिक जीवन दे पा रहा है वो कर्म, या खराब चीज़ें खड़ी हो रही हैं, दुख पैदा हो रहा है, अशांति पैदा हो रही है। तो वो ग्रह कैसे बैठे हैं उनके ऊपर ये निर्भर करता है कि वो किस तरीके के कर्म को लेके आ रहे हैं। और इसको जो है हम उदाहरण कुंडलियों के माध्यम से समझेंगे, एग्जाम्पल चार्ट्स लेंगे कुछ लोगों के और उसमें अप्लाई करके देखेंगे कि कैसे इसको आप देख सकते हैं। तो आइए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं या आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिष के कोर्सेज लेना चाहते हैं, तो ऊपर दिए उस वेबसाइट पर जा सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिखाया जा रहा है, दोनों का, कंसल्टेशन का भी, कोर्सेज का भी। और आप ये जो नंबर नीचे शो किया जा रहा है इस पर भी संपर्क कर सकते हैं इन चीज़ों के लिए। तो हम अपने विषय को बढ़ाते हैं और बात करेंगे आज कि कैसे नवांश कुंडली से, जन्म कुंडली तो हम देखते ही हैं, नवांश जो होता है वो देखिए बहुत चीज़ों के लिए देखा जाता है, पर हमारा यहाँ जो फोकस है आज वो है कि कर्म चक्र, जो कर्म का पक्ष है, सकारात्मक या नकारात्मक, विवाह के मद्देनज़र वो कैसे देखते हैं। तो नवांश से हम उसको चेक करेंगे। पर यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले दो तीन सिंपल पॉइंट्स हैं जो हम यहाँ बात करेंगे जिनके विषय में। तो पहले आता है कि आपको देखना क्या है। सबसे पहले आपको देखना है तिथि का स्वामी। तो तिथि का स्वामी क्या होता है, इसको कैसे देखते हैं। तो ये देखिए, विवाह के ऊपर मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। आप ऊपर कार्ड सेक्शन में आई बटन दबाइए, उस पर पूरी प्लेलिस्ट आएगी, अनेकों वीडियोस मिलेंगे कि विवाह जल्दी होगा, देर से होगा, प्रेम विवाह होगा या अरेंज मैरिज होगी, एक से अधिक विवाह के योग क्या होते हैं, जिससे शादी ब्याह होगा वो पति या पत्नी कैसे होंगे, वो कैसे देखा जाता है, शादी कब होगी, टाइमिंग क्या होता है। तो उन सारी चीज़ों के ऊपर जो है वीडियोस बनाए गए हैं, आप उनको चेक कर सकते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है उसको ध्यान में रखते हुए सबसे पहले यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आपको हम बता रहे हैं उन दो चीज़ों को आप पकड़ के चलिए। पहला होता है तिथि का स्वामी। तो ये आप टेबल जो देख रहे हैं अभी, इसमें आपको ये निकालना है कि आप जिस तिथि में जन्म हुआ है आपका, उस तिथि का स्वामी कौन है। वो विवाह चलाएगा, रिलेशनशिप्स और मैरिज के लिए जिम्मेदार बनेगा कुंडली में। तो मान लीजिए आप प्रतिपदा के दिन पैदा हुए, अब वो चाहे शुक्ल प्रतिपदा हो, कृष्ण प्रतिपदा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट जिस दिन आप प्रतिपदा पे जन्म हुआ किसी भी इंसान का, तो सूर्य उसके लिए तिथि का स्वामी बन गया। और तिथि का स्वामी होने के कारण उसका पूरा कंट्रोल शादी ब्याह पे जाएगा, रिश्ते पे जाएगा, रिलेशनशिप पे जाएगा। ऐसे ही सारे अलग अलग तिथियों के अलग अलग स्वामी हैं जो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। तो अब आप अपनी तिथि निकालेंगे और उसके मुताबिक यहाँ पे आप ये निकाल लीजिए कि कौन सा मेरा जो है तिथि का स्वामी है। दूसरा कॉन्सेप्ट जो आपको ध्यान रखना है वो है ये ग्रह दोष। तो ग्रह दोष क्या होता है कि जब भी कोई तिथि का स्वामी किसी दूसरे ग्रहों के साथ अपना संबंध बना दे कुंडली में, तो ये एक टेबल जो है इसको आप रेफर करेंगे। इससे आपको ये पता चलेगा कि भाई वो कहीं ग्रह दोष तो नहीं बना रहा है। दोष अगर बना देगा तो विवाह में और रिलेशनशिप्स में बहुत सारे प्रॉब्लम्स दे सकता है। अब वो कुंडली पे डिपेंड कर देगा कि किस लेवल तक की प्रॉब्लम होंगी, बट वो प्रॉब्लम्स देता है, अच्छा नहीं मानते। तो सबसे पहले क्या होगा कि तिथि का स्वामी मान लीजिए सूर्य है, तो सूर्य यदि शनि या बुध किसी के साथ भी अगर कुंडली में बैठा तो वो जो है ग्रह दोष बनाएगा। ऐसे चंद्रमा अगर तिथि का स्वामी है तो राहु या गुरु के साथ बैठा तो ग्रह दोष बनाएगा। शुक्र अगर है तो मंगल या केतु के साथ बैठा तो वो ग्रह दोष बनाएगा। तो ये आपको टेबल रेफर करनी है कि अगर मेरा तिथि का स्वामी इनमें से कोई भी है और वो इन ग्रहों के साथ कुंडली में संबंध बना चुका है, तो वो कहीं ना कहीं मेरे विवाह या वैवाहिक जीवन के पक्षों को नुकसान करने की ताकत रखेगा। अब यहाँ पे जो है वो पक्ष कुछ भी हो सकते हैं। तो अब वो चाहे सिंपल हो कि छोटे मोटे लड़ाई झगड़े से लेकर के कोई भी बड़े स्तर तक की प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। वो डिपेंड करेगा कुंडली के ऊपर कि भाई विवाह अगर दोष ज़्यादा ही भयानक टाइप के बन गए हैं और बाकी ग्रह ठीक ठाक नहीं हैं तो फिर वो ज़्यादा तंग करते हैं। तो उसमें कोई भी इश्यूज़ कि भाई कमिटमेंट इश्यूज़ है, लॉयल्टी इश्यूज़ है, अफेयर्स हो रहे हैं, डिवोर्स हो रहा है, सेपरेशन हो रहा है, मारपीट हो रही, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कलेश बहुत हो रहे हैं, अशांति बहुत है, प्रेम कुछ नहीं है, ज़बरदस्ती का विवाह हो रखा है, तो इस तरीके के जो है ये कोई भी परिणाम डिपेंड, या पति पत्नी की आयु को नुकसान हो रखा है कि भाई उनके जीवन को ख़त्म कर देंगे, तो इस तरीके के अगर योग डिपेंड करता है कुंडली में कि बाकी ग्रह कैसे बैठ रहे हैं, तब आप किसी उस पर आएंगे। बट ये इश्यूज जो कन्वेंशनल नेगेटिव माने गए हैं वो ये हैं। तो इनमें से कुछ भी पॉसिबल है डिपेंडिंग कि बाकी ग्रह कैसे हैं। तो अब यहाँ पे आप पहली कुंडली देख पा रहे हैं, इसमें हम देखेंगे इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करते हुए कि मैरिज और रिलेशनशिप को लेके जनरल योग कैसे थे।
तो पहले हम मेरा आपका यहाँ पे जो फोकस होगा मेन वो है नवांश कुंडली पे, क्योंकि हम उसी से देख रहे हैं। पर यहाँ पे अब पहले आप लग्न में एक कॉन्सेप्ट जो हमने अभी आपको समझाया उसको आप देखें। तो ये मर्लिन मनरो की कुंडली है। इसमें सबसे पहले जो है मेन जो ग्रह शादी ब्याह के लिए जिम्मेदार है वो है शुक्र। तो ये इनका जन्म हुआ षष्ठी, तो षष्ठी का कंट्रोलर है शुक्र, तिथि का स्वामी बना शुक्र। अब शुक्र के साथ हमने आपको बात कही कि मंगल या केतु के साथ अगर संबंध बनाया तो वो ग्रह दोष बनाएगा। तो अब यहाँ पे केतु के साथ संबंध है, क्योंकि केतु और शुक्र एक दूसरे के नक्षत्रों में बैठे हुए हैं। तो शुक्र केतु जब भी रिलेशन में चले जाएं और शुक्र की तिथि में जन्म है आपका, तो वो पीड़ित हो जाता है और अब विवाह या संबंधों के लिए अच्छा नहीं बर्ताव करेगा। दूसरा शुक्र का संबंध क्या है, शनि से है, दृष्टि दे रहा है शनि उसको। तो शनि और केतु देखिए क्या रहते हैं, ये विरक्ति वैराग्य संन्यास के ग्रह हैं। इनको घर गृहस्थी से कोई मतलब नहीं होता, इनके अंदर कोई प्रेम वेम की भावना नहीं है। और शुक्र पूरा उल्टा है, शुक्र जो है वो भावनाओं का, प्रेम का, इनका कारक मानते हैं। तो अगर जो है शनि केतु जो है अफ्लिक्ट करेंगे उसको, तो इसमें पहला पक्ष जो आपको दिखाई देगा वो ये कि रिलेशनशिप तो अगर बन भी जाए पर वो इमोशनली फुलफिलिंग नहीं होते, लंबे समय टिकते नहीं, छूट जाएंगे। तो उनमें क्या रहेगा, इनर एम्प्टीनेस, अधूरेपन, खालीपन का भाव, मीनिंगलेसनेस, बोरडम, डलनेस, कोल्डनेस, आइसोलेशन, डिस्टेंस, डिटैचमेंट, ये पैदा होता है। कोई इमोशनल अवेलेबिलिटी नाम की चीज नहीं होती है, मरा हुआ रिश्ता। तो वो जो है वो शनि केतु का प्रभाव है। अगर क्योंकि शनि केतु संन्यास, एक है केतु सन्यासी है, शनि योगी हैं, इनको कोई मतलब नहीं होता सांसारिक जीवन से, तो ये अपना तत्व डालते हैं और कॉन्जुगल लाइफ, दाम्पत्य सुख जो होगा उसको पूरा दबा देंगे, खत्म करने लग जाते हैं। तो ये तो जनरल कॉन्सेप्ट है, बट इसमें अगर देखें तो शुक्र के ऊपर पाप प्रभाव। पर अब यहाँ देखें नवांश में, नवांश में शुक्र जो है वो 5वें में है, बुध और राहु के साथ है, अपनी राशि में बैठा है। अब 5वां भाव जो होता है वो रिलेशनशिप्स के लिए अच्छा मानते हैं, शुक्र कारक होता है। राहु और बुध क्योंकि इसके मित्र हैं, तो यहाँ पे रिलेशनशिप के अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलेंगे और बहुत कम उम्र से मिलेंगे। तो इनके विवाह तो 3 हुए, संबंध अनेकों, गिनती नहीं है कितने संबंध रहे, रिलेशनशिप्स कई सारे, और बहुत छोटी उम्र से, 16 साल में शादी हुई पहली, पर रिलेशनशिप उससे पहले से रहे हैं। तो इसमें ये बात रहती है। और ये जो योग है ये इनको, जो कि ये सिनेमा में रही, हॉलीवुड में रही, एक्टिंग, सिनेमा, एंटरटेनमेंट सेक्टर, उसके लिए भी है ये। तो कर्म जो है वो सिर्फ, क्योंकि हम तो यहाँ फोकस कर रहे हैं रिलेशनशिप एंगल के लिए, बट कर्म किसी भी चीज़ के लिए। तो यहाँ पे जो पक्ष है 5वां भाव क्या, प्रसिद्धि, ख्याति, जो एक जिसके लिए फेमस थी कि भाई एक बड़ा सेक्स अपील है, एक बहुत अट्रैक्शन है, बहुत लोग प्रभावित हो रखे हैं, इस तरीके का जो एक इमेज, तो वो जो इमेज है एक एक्ट्रेस के तौर पे, वो यहाँ पे शुक्र बुध राहु दे रहे हैं, नवांश में दे रहे हैं। क्योंकि 5वां भाव पूर्व जन्म कर्म का भी होता है, प्रारब्ध का होता है। तो शुक्र बुध राहु क्या हो गए कि ये सिनेमा जगत में ले गए, एक्टिंग के जगत में ले गए, वो अलग चीज़ है। पर रिलेशनशिप कम उम्र से बहुत सारे टिकेंगे कोई नहीं, क्योंकि लग्न में ये ठीक नहीं। और दूसरा, शुक्र बुध राहु कॉम्बिनेशन जो होता है वो एक जगह ठहराव देता नहीं है। राहु जो है वो टिकने वाला ग्रह नहीं है। तो चंद्र मंगल राहु अगर प्रभाव दे रहे हों तो ये अफेयर्स बहुत देते हैं, रिलेशनशिप बहुत देते हैं, कमिटमेंट कुछ नहीं देते हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। अब वो आपकी तरफ से ना हो या फिर पार्टनर की तरफ से ना हो, वो डिपेंड करता है, पर वो चीज़ रहेगी। दूसरा पक्ष है 7वें भाव का स्वामी। तो 7वें भाव का स्वामी यहाँ कौन है, चंद्रमा। कहाँ गया, 8वें में, अकेले, कोई ग्रह के साथ संबंध नहीं है। 8वें में चंद्रमा क्या होता है, मरण कारक होता है, ताकत खो देता है। तो यहाँ पे भी क्या रहेगा, इमोशनल इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है। और चंद्रमा मन है, इमोशंस है, तो फुलफिलमेंट नहीं देगा, क्योंकि इसके ऊपर शनि की दृष्टि भी आ गई, दूसरा केतु की 7वें भाव की दृष्टि आ गई। फिर चंद्रमा क्या है, अफेयर्स कई सारे, चाहे वो बड़े बड़े लोग हों, पावर में, अथॉरिटी में, बड़े बड़े पोजीशंस पे, बड़े नामचीन प्रसिद्ध लोग हों, पर संबंध ही देगा, कोई ठहराव नहीं। तो अफेयर्स, रिलेशंस एंड दूसरा ये मेंटल स्केल पे इंसान को काफ़ी जो है परेशान करता है। और ये जो कॉम्बिनेशन है 5वें 6ठे 8वें में, ये एडिक्शंस के कॉम्बिनेशन है। तो इसमें जो है काफ़ी ड्रग एडिक्शंस और ये सब चीज़ें भी इनके जीवन में रही हैं। पर ये पक्ष क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो कर्म है विवाह का, संबंधों का, वो है बहुत ज़बरदस्त, बनेंगे कई सारे, पर वो आपको मानसिक यातना, परेशानी पैदा करेंगे, दिक्कत पैदा करेंगे। कहीं प्रेम होगा भी तो वो प्रेम लंबे टिकता नहीं है।
अगर किसी से हुआ तो आपको प्राप्त नहीं होगा, आपको किसी से हुआ तो उससे आपको लगाव नहीं पैदा होगा। तो ये जो चीज़ है ये यहाँ पे खड़ी हो गई है। तो इसमें ये कैसे इसको देखा जा रहा है यही आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। और इनकी जो सबसे पहली शादी हुई भी थी 1942 में, 16 वर्ष की उम्र में, राहु की महादशा और बुध केतु की अंतरदशा, तो उसी पीरियड में हुई। तो राहु का 5वें में ही है, अर्ली रिलेशनशिप दे रखी उसने, और शादी भी दे रहा है बहुत अर्ली, चलेगी नहीं, वो 2-3 साल में ख़त्म हो गई। तो इसमें जो है ये कैसे रहा एक चीज़। अगला जो यहाँ पे अब हम लोग लेते हैं, ये एक कंसल्टेशन का केस है। इसमें अगर देखेंगे तो इसमें विवाह जो है वो शुभ पक्ष लेके आ रहा है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे जो तिथि का स्वामी है वो है बुध। तो अगर आप यहाँ देखें तो चतुर्थी का स्वामी कौन हो गया? बुध हो गया। तो बुध यहाँ कहाँ है? तीसरे भाव में है। सूर्य मंगल केतु इनके साथ है। लग्न में अगर बुध को देखें तो वो 9वें भाव का स्वामी है। 9वां भाव भाग्य का होता है। लग्न में अगर देखेंगे तो बुध के ऊपर पाप प्रभाव है, पर अगर हम नवांश में देखेंगे तो बुध जो है ज़्यादा बली है, क्योंकि नवांश में कहाँ है? 9वें भाव में ही है। 9वें भाव के स्वामी के साथ परिवर्तन किए हुए हैं, और बुध शुक्र एक दूसरे के मित्र होते हैं। और 9वां भाव 5वां भाव पूर्व जन्म प्रारब्ध कर्म का भी होता है। तो इसमें ये बात रहेगी कि यहाँ पे बुध शुक्र क्या दिखाई पड़े कि ये कहीं ना कहीं जो है विवाह उपरांत तरक्की भाग्योदय देते हैं। तो विवाह उपरांत भाग्योदय कि जब विवाह से पहले कुछ नहीं है, उससे पहले आप कोई भी काबिल हो, कुछ भी हो, वो अलग चीज़ है। एक्टिवेट कौन कर रहा है कि वो इवेंट को ट्रिगर कौन कर रहा है कि भाई जीवन में अगर आपको पद प्रतिष्ठा पैसा रुपया कुछ नौकरी चाकरी मिलनी भी है तो उसमें जो है विवाह एक भूमिका निभा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ कंडीशन लग्न में भी यही कॉम्बिनेशन है। 7वें भाव का स्वामी विवाह का, 9वें भाव के स्वामी बुध उनके साथ। ऐसे यहाँ पे भी बुध 9वें में तिथि का स्वामी होकर के शुक्र से परिवर्तन, और शुक्र पत्नी का कारक भी होता है। तो इसमें जो है ये जो योग बना वो क्या है कि मैरिज अपलिफ्टमेंट ला रही है, भाग्योदय। तो भाग्योदय का पक्ष क्या हुआ कि भाई चाहे वो मान पद प्रतिष्ठा नौकरी संपन्नता वैभव और भौतिक संसाधन जमीन जायदाद ये सब, तो ये तो है ही। उसके अलावा सुरक्षा यानी कि कोई भी संघर्षों से बचाव। तो कोई भी परेशानियां जो होती है, बहुत ज़्यादा लोगों का लाइफ स्ट्रगलिंग होता है, तो भाग्य का मतलब होता है कि स्ट्रगल को रिड्यूस कर दे, तो वो रिडक्शन भी पैदा होगा। तो यहाँ पे क्या है कि विवाह से पहले लाइफ ज़्यादा स्ट्रगलिंग रहेगी, और जो कि रही भी काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा, पर आफ्टर मैरिज जो रहेगा विवाह में लाइफ से जो स्ट्रगल का एलिमेंट है वो कम हो जाएगा, रिड्यूस कर जाता है, बहुत हद तक लगभग ख़त्म ही हो जाता है। तो यहाँ पे जो योग है ये उसके लिए ये अब यहाँ जो हमने आपको बात कही कि कर्म कैसे देख रहे हो, तो कर्म ऐसे ही देखा जा रहा है कि वो एक्टिवेट कर दे रहा है उस चीज़ को। तो जब वो घटनाक्रम घटेंगे तभी वो चीज़ एक्टिवेट होगी, उससे पहले आप कितने हाथ पांव मार लो कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे ये पार्ट आ रहा है। और दूसरा इसमें जो भी उन्नति प्रगति रही सब विवाह उपरांत ही रही, नौकरी चाकरी जो भी लगी विवाह उपरांत रही। तो यहाँ ये पक्ष जो है इसको बढ़ा दे रहा है। जो नकारात्मक पक्ष है उसमें क्या रहता है कि विवाह को ये खराब नहीं कर रहे, लग्न में नवांश में दोनों जगह पे, पर एक जिसके लिए अशुभ हो गया, जैसे पत्नी के स्वास्थ्य को खराब करेगा यहाँ। तो यहाँ जैसे 7वां भाव को हम देखते हैं विवाह के लिए, तो 7वें का स्वामी कहाँ है? 8वें में चला गया। तो ये सूर्य शनि केतु ये आपस में, सूर्य शनि एक दूसरे के शत्रु हैं। फिर शनि 12वें भाव के स्वामी भी है। तो ये एक तो जो योग है ये स्वयं के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं मानते, पर पक्ष ये रहेगा कि क्योंकि इसमें 8वें में चले गए तो ये जो पत्नी हो उसके सेहत को नुकसान करता है धीरे धीरे करके। और दूसरा शनि केतु सूर्य देखिए, क्योंकि शनि केतु का प्रभाव रहता है तो यहाँ विवाह जनरली ठीक है, पर प्रॉब्लम शनि केतु क्या है? दूरी का पक्ष पैदा करते हैं। तो इसमें शनि के सूर्य क्या होते हैं? महत्वाकांक्षा। सूर्य महत्वाकांक्षा है तो काम धंधा पैसा रुपया ये ज़्यादा मैटर करेगा। पर पक्ष ये रहता है कि 8वें में जाएंगे तो इसमें ये एक तो स्वास्थ्य को नुकसान, और दूसरा डिस्टेंस कहीं ना कहीं पैदा होता है, वैल्यूलेसनेस, डिटैचमेंट, आइसोलेशन, इस तरीके की वातावरण क्रिएट करता है। और दूसरा होता है शिकायतें, क्योंकि शनि का कन्या में है तो शनि क्रिटिसिज्म का होता है कारक। कन्या डिटेल ओरिएंटेशन, हर चीज़ में कमी निकालने वाली राशि होती है। और बुध जो होता है, बुध की राशि कोई भी हो, मिथुन हो या कन्या हो, बुध का प्रभाव अगर विवाह पे ज़्यादा होगा तो व्यक्ति परफेक्शन ढूंढता है। तो इसमें पॉइंट ये हो गया कि बुध जो है वो दोनों जगह पे क्या दे रहा है कि एक लेवल पे, और बुध तार्किक ग्रह है,
बुध के अंदर कोई प्रेम और रोमांस नहीं होता। तो इसमें पॉइंट ये आता है कि आपका विवाह का पक्ष है शुभ, भाग्य को बढ़ाने वाला, पर ये जो हालत पैदा करते हैं शनि केतु कन्या और बुध का प्रभाव, ये क्या करते हैं कि भाई ये तार्किकता को बढ़ा देते हैं और जो तत्व होता है भावनात्मक लगाव का, उसे घटा रहे होते हैं। तो ये उनका एंगल है। अभी अगली कुंडली डॉक्टर अल्बर्ट आइंस्टाइन की है। इसमें अगर देखेंगे तो इनके केस में बहुत अच्छे ऐसे योग बन रहे हैं जो कर्म कैसे एग्जिबिट हो रहा है उसको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे तिथि का स्वामी जो है कौन है, शनि है। सप्तमी में जन्म हुआ, शनि बना, और वारेश जो है शुक्र है। तो पहला इनके केस में एक और योग दोष बनता है, उसे पंचांग दोष कहते हैं। पंचांग दोष तब बनता है कि जब जिस तिथि में पैदा हुए और जिस दिन पैदा हुए उन दोनों के स्वामी ग्रह इकट्ठे बैठ जाएं। तो अब जिस दिन पैदा हुए शुक्रवार, तो जिस दिन पैदा होते हैं उस दिन का स्वामी ग्रह स्वास्थ्य और आयु चलाता है, शरीर, और जिस तिथि में पैदा होता है उसका स्वामी ग्रह शादी ब्याह रिश्ते चलाता है। तो यहाँ पे शुक्र उच्च है और शनि मीन में है और दोनों इकट्ठे हैं। तो दोष ये कहता है कि अब ग्रह को चुनना पड़ेगा कि या तो सेहत बचा ले, स्वास्थ्य बचा ले, आयु बचा ले, शरीर की रक्षा कर ले, या फिर शादी ब्याह को बचा ले और उसे ठीक कर दे। किसी एक चीज़ को खराब करेंगे। तो यहाँ पे शुक्र क्योंकि बली है और शुक्रवार के दिन जन्म है, और इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि शुक्र मैरिज का कंट्रोलर है, पत्नी का स्वामी है, तो पहले शादी बचाएगा, नहीं बचाएगा, क्योंकि पहले उसके दिन जन्म हुआ तो शुक्र सबसे पहले स्वास्थ्य और आयु को ही बचाएगा। तो अभी उच्च का हो गया, शनि उसके साथ। तो इसमें क्या हुआ कि शुक्र बली, शनि उतना नहीं, तो ऑब्वियसली शुक्र जीत गया, शनि हारा। तो जो शनि का इलाका वो डैमेज हो जाता है। तो मैरिज शनि के हाथ में गई, रिलेशनशिप उसके हाथ में गए। और दूसरा क्या है, शनि ग्रह दोष भी बना रहा है। जब भी शनि बुध या सूर्य के साथ बैठे और उसकी तिथि में आपका जन्म हुआ तो वो ग्रह दोष भी है। तो बुध के साथ भी बैठा, सूर्य के साथ भी बैठा, नवांश में भी देखेंगे तो शनि बुध के साथ बैठा और बुध 7वें भाव का स्वामी बना। और दूसरी बात इसमें जो है शुक्र के ऊपर पाप प्रभाव भी गए हैं, क्योंकि शुक्र के साथ शनि का परिवर्तन है, मंगल शुक्र इकट्ठे हैं। तो शुक्र विवाह पत्नी का कारक भी माना गया, नवांश में वो ठीक नहीं है, पीड़ित अवस्था है। तो इसमें ये बात रही कि यहाँ पे विवाह का जो पक्ष है वो बहुत ज़्यादा खराब हो गया। तो इनका तलाक तो हो गया अपनी पत्नी से, बट यहाँ जो एक पक्ष आपको दिखाना चाह रहे हैं वो ये कि पत्नी के बिना जो इनका नाम बना, जो रिसर्च कर पाए, वो नहीं कर सकते थे। तो वो एक पार्ट जो है वो एक्टिवेशन दे रहा है। क्यों? क्योंकि भाई शनि 8वें में गया, तिथि का स्वामी है। दूसरा 7वें भाव के स्वामी के साथ है, वो बुध के साथ है, नवांश में ही देख रहे हैं हम अभी। और यहाँ पे उसका संबंध 8वें भाव के स्वामी के साथ है। तो 8th 9th और 12th, 8वें 9वें 12वें भाव, मंगल शनि शुक्र बुध केतु, ये 5 ग्रह जो है रिलेशन में गए हैं परिवर्तन की वजह से। तो 8वें 9वें 12वें भाव जो होते हैं वो रिसर्च, डेवलपमेंट, एनालिसिस, इनोवेशन, नई थ्योरीज को पेश करना, आइडियाज़, पेटेंट्स, इनके होते हैं। इनका ये कारक माने गए हैं इनके। तो यहाँ और शनि केतु बुध जो 8वें में योग है, ये 9वें में गुरु, 12वें में मंगल, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशंस हैं साइंटिफिक रिसर्च के लिए, फिजिक्स के लिए। तो यहाँ पॉइंट ये कि शनि उच्च का है तो वो रिजल्ट अच्छे दे रहा है, 8वें की चीज़ों को विस्तार कर दे रहा है। तो 8वें की चीज़ें जो होती हैं कि भाई आप कोई ऐसी अद्भुत नई चीज़ को सामने प्रकट कर सकें जो पहले दुनिया ने नहीं देखी, तो वो शनि बुध केतु 8वें में उसको बहुत बखूबी अंजाम दे रहा है। और उसमें जो जब ये काम कर रहे थे, चाहे वो पहले स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो, इसमें बहुत बड़ी भूमिका पत्नी की भी थी। तो पत्नी इनकी खुद भी फिजिसिस्ट रही और कई सारे जो है इनपुट्स, कई सारे म्यूचुअल आइडियाज़ दोनों के रहे जो कि इनके लेटर ऑन रिसर्च में बहुत काम आए। तो यहाँ पे जो पार्ट है कि मैरिज से पहले, शादी से पहले उतना ज़्यादा कुछ भी नहीं था इनके जीवन में। वो अपना ऑफिस, वो क्लर्क वाली जॉब चल रही थी पेटेंट ऑफिस में, बट वो जो एक्टिवेशन है कि भाई बुद्धि आपको भगवान ने प्रदान की है और वो सोच भी दे रखी है, पर वो खुलेगी कब, उसके लिए एक टाइम है, उसके लिए घटनाक्रम है। जब वो घटना घटेगी तभी होगा, उससे पहले तुम कुछ भी कर लो नहीं होगा। तो इसमें बात ये रहती कि 8वें में जो ग्रह गए और क्योंकि उनका संबंध तिथि से है, तो क्या कर रहे हैं कि ऐसा प्रारब्ध कर्म पैदा कर दिए हैं कि जब तक विवाह नहीं होगा तब तक वो खुलेगा ही नहीं, तब तक वो एक्टिवेट ही नहीं होगा, तब तक आप वो जो थ्योरी आप पेश कर पाए, चाहे वो रिलेटिविटी की हो, चाहे वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो, चाहे कोई भी पार्ट हो फिजिक्स का जिसमें आपका बहुत अहम योगदान रहा है, तो इसमें बात ये रहती है कि वो तब तक एक्टिवेट नहीं होगा जब तक मैरिज नहीं आए।
तो शादी, पत्नी की भूमिका होनी चाहिए, तो इसमें पत्नी की भूमिका रही, पर विवाह को ये बर्बाद कर देंगे क्योंकि विवाह के लिए अशुभ है। तो 8वें भाव में जैसे यहाँ पे मंगल राहु है, यहाँ पे 8वें भाव में जो है योग बना, 8वें से परिवर्तन कर दिया, शुक्र पीड़ित हो गया, तो यहाँ पे ये जो योग बने क्या बनाते हैं कि भाई शनि केतु क्या करते हैं, जैसा मैंने कहा डिस्टेंस, कोल्डनेस, डिटैचमेंट, विवाह को बिल्कुल बोझिल बना देंगे, खत्म हो जाता है, प्रेम वेम रस वस कुछ नहीं रहता उसमें काफ़ी हद तक जो है नकारात्मकता और दूरियां और असंतुष्टि, भारीपन पैदा होता है। और दूसरा, क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, चीटिंग के कॉम्बिनेशन है, तो बहुत सारे जो है अफेयर्स रहे, न जाने कितने, बहुत सारे अफेयर्स इनके जीवन में रहे, तो इसमें ये भी रहता है कि लॉयल्टी नहीं है, कमिटमेंट नहीं है, सीरियसनेस नहीं है, प्रेम नहीं है, और विवाह जो है इस कारणवश समाप्त हो जाएगा, और वो हुआ भी। और दूसरा फिर ये 8वें 9वें 12वें भाव विदेश के भी, क्योंकि ये अल्टीमेटली यूएस सेटल हो गए वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, तो इसमें बात ये भी आती है कि यहाँ पे ये कर्म जो अलग अलग प्रकार के हैं उन्हें एक्टिवेट कर रहा है। और दूसरा, जब ये अपनी रिसर्च के उस फेज में थे कि इनको पता था कि अब मैं और समय दूंगा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कुछ बन के निकलने वाला है, तो तब विवाह इनका कायम था टूटने की कगार पे। तो इन्होंने जो है पत्नी से अपने बोला कि आप हमें जो है तलाक दे दीजिए, छोड़ दीजिए, जो भी रकम हमें नोबेल प्राइज़ से मिलेगी वो हम आपको दे देंगे। तो इतना विश्वास था कि उनको नोबेल प्राइज़ मिल जाएगा, वो मिला भी, तो जो भी रकम थी वो उन्होंने पत्नी को ही दे दी बच्चे वगैरह संभालने के लिए। बट अल्टीमेटली ये रहा क्यों? तो यहाँ जो एक्टिवेशन की बात आपको कही वो ये दिखा रहा है कि जो भी आप, जिसके लिए आप जाने जाते हैं, जो आपने योगदान दिया, जो आपने शोध किए, नई नई चीज़ें सामने प्रकट की, वो बिना विवाह के कर्म के नहीं हो सकता था। और यहाँ पे बाकी, क्योंकि विवाह का पक्ष नेगेटिव था, तो दूसरे जो है वो लॉयल्टी, कमिटमेंट, प्रेम ये कुछ दे नहीं पा रहा। तो ये इनके केस में बखूबी दिखता है। और ये अब आखिरी केस लेते हैं, बिल गेट्स। तो बिल गेट्स के केस में क्या रहा कि विवाह जो है लंबे समय चला है काफ़ी, और उसके बाद टूटा। तो इसमें पहले जो इनका तिथि का स्वामी है उसे देखेंगे। तो तिथि का स्वामी कौन है? त्रयोदशी गुरु, तो बृहस्पति कारक है। अब बृहस्पति 7वें भाव का स्वामी भी है, 7वें भाव पे दृष्टि है, कोई पाप प्रभाव नहीं है, राशि उसकी मित्रवत है, कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस नहीं है, नवांश में भी गुरु दूसरे भाव में है, और कोई पाप प्रभाव नहीं गया है। तो इससे ये बात सामने आती है कि भाई जो भी विवाह हो वो गुरु क्या कारक होता है? धन का, संपत्ति का, भाग्य का। तो विवाह के उपरांत भाग्योदय, तरक्की। तो हालांकि ये विवाह से पहले बन चुके थे, पर विवाह उपरांत जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रही है वो आफ्टर मैरिज और ज़्यादा। तो चाहे वो पैसे में हो, चाहे वो करियर में हो, चाहे वो कोई भी जीवन का पक्ष हो, तो बृहस्पति ने जीवन में विवाह का क्योंकि कारक बना, तो उस कर्म को खड़ा करा जो कि शुभ है। तो शुभ कर्म एक पैदा हुआ कि भाई आप जीवन में उन्नति देखें, तो मान, पद, प्रतिष्ठा, समृद्धि, यश, कीर्ति, ये सब, तो ये सब प्रदान किया। बृहस्पति उस मामले में शुभ है। और बृहस्पति शादी ब्याह तोड़ने वाला ग्रह नहीं, चलाने वाला होता है। तो लंबे समय विवाह दे रहा है, और गुरु के कारण यह विवाह नहीं टूट रहा है। यहाँ विवाह जो टूटा है एक लंबे समय चलने के बाद, वो है, उसका कारण है शुक्र। तो शुक्र जो है वो विवाह का कारक होता है, पत्नी, महिला हो या पुरुष, बट पुरुषों के लिए खास तौर से पत्नी का कारक होता है। तो शुक्र जो है वो पीड़ित है। लग्न में देखेंगे तो पाप कर्त्री है, भले ही अपनी राशि है, बट सूर्य और शनि के बीच में फंसा हुआ है। ऐसे या मंगल शनि के बीच में फंसा हुआ है, पाप कर्त्री। राहु की दृष्टि हो गई। तो यहाँ पे शुक्र दोनों जगह, और यहाँ पे 7वें भाव का स्वामी भी है नवांश में। तो शुक्र के ऊपर पाप प्रभाव बढ़ जाने के कारण ये क्या दे रहा है? अफेयर्स दे रहा है, लॉयल्टी इश्यूज दे रहा है, एक सीरियस कमिटमेंट नहीं दे पा रहा है। तो विवाह जो है वो अल्टीमेटली समाप्त हो गया, और मंगल की महादशा में ही समाप्त हुआ है। तो 7वें 8वें के स्वामी इकट्ठे बैठे। तो यहाँ ये भी ध्यान रखें कि मंगल शुक्र शनि जो है ये धन योग और राजयोग भी है। तो ये आगे बढ़ोतरी दे रहे, काम धंधे प्रकृति सब कुछ दे रहे विवाह के उपरांत। पर विवाह में जो एक हमने बात कही कि निष्ठा, वो चीज़ नहीं आ पा रही, अल्टीमेटली तोड़ दे रहा है। तो मंगल की दशा जो है वो काफ़ी समय से इनकी चल रही है, तो उसी में जो है विवाह ख़त्म। तो इसका जो पक्ष रहता है कि यहाँ पे भी कर्म को अगर देखें तो कर्म का पक्ष क्या है कि भाई विवाह एक ऐसी चीज़ को एक्टिवेट कर रहा है जो जीवन में शुभता ला रही है, बढ़ोतरी दे रही है। पर क्योंकि बाकी ग्रह इतने बेहतर नहीं बैठे, तो विवाह जो है अल्टीमेटली टूट भी जाएगा। तो वो यहाँ पे दिख रहा है।
और इसमें जो दशा चली उसमें ये घटनाक्रम दिखाई पड़े। तो यहाँ पे इन कुंडलियों में हमने इसी को बखूबी समझा कि कैसे कैसे जो है अगर हम खाली दो ही सूरतों से कि सातवें भाव का स्वामी और तिथि का स्वामी, इन दो ही के माध्यम से जो विवाह का शुभ अशुभ कर्म एक व्यक्ति के लिए खड़ा होता है वो कैसे देखा जाता है और वो बाकी चीज़ों को भी कैसे एक्टिवेट कर रहा है। तो ये यहाँ पे उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा फेसबुक पोस्ट, रील्स और जानकारी के लिए आप मेरे फेसबुक पेज, वेबसाइट, इंस्टाग्राम इन सब से जुड़ सकते हैं। इनके लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अन्यथा आपसे अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार, धन्यवाद।